हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 जियोग्राफी के चैप्टर मेजर इंडस्ट्रीज को। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग इसका पहला वीडियो इंडस्ट्रीज देख कर आ रहे होंगे। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो में कॉन्टेंट कवर हुआ है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन और फिर हाउ टू रिड्यूस इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे इन सब टॉपिक्स को कंप्लीट किए हैं बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि इस इंडस्ट्रीज में आयरन और स्टील का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। और क्योंकि आयरन और स्टील ऐसा दो मेटल है जिनका यूसेज हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा है, हम लोग डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ आयरन का कर रहे हैं, स्टील का कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर इंडस्ट्री होगा हम लोग के लिए, बहुत ज़रूरत है हम लोग को इसका। और ये एक बेसिक इंडस्ट्री क्योंकि इसका नीड सबको है। क्या द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर द बेसिक इंडस्ट्री ऑन विच अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट। और ये एक ऐसे इंडस्ट्री कि इसी पे सारे इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हैं, क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज को चलने के लिए जो भी मेटल या फिर उस इंडस्ट्री का जो भी सामान है, मशीन बनाने के लिए मेटल आयरन जो भी चाहिए होगा वो इसी इंडस्ट्री से जाएगा। तो इसलिए ये इंडस्ट्री ऐसा है जिसपे बाकी सारी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट रहती हैं। इसके अंदर रॉ मिनरल्स जो जो यूज़ होते हैं वो है आयरन और मैग्नीशियम, कोल एक्सेट्रा। तो आयरन ओर से ही हम लोग इसके पिछले वीडियो में देखे हैं कि आयरन ओर से ही आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो फिर आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो आयरन बन रहा है उसके लिए सबसे ज़रूरी है आयरन और। फिर मैग्नीशियम की भी ज़रूरत पड़ेगी, कोल की ज़रूरत पड़ेगी आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए ये सब इसके रॉ मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायर्ड होगी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में। अब हम लोग का आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद इंडिया, फिर रशिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर सबसे बहुत ज़्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आयरन स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री पे ही मैक्सिमम इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट रहती हैं। इसके अंदर जो रॉ मिनरल चाहिए हम लोग को वो है आयरन और मैग्नीशियम, कोल। और ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है चाइना, इंडिया, रशिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट में। अब देखते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर। कि इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा आयरन और स्टील का इंडस्ट्री प्रेजेंट है वो है जमशेद के अंदर, जिसकी इंडस्ट्रीज को कहते हैं क्या, टाटा स्टील के नाम से ये इंडस्ट्री प्रेजेंट है। ये इस्टेब्लिश हुआ था जमशेद जी टाटा द्वारा, इनको जमशेद जी टाटा इस्टेब्लिश किए थे। इसको जमशेदपुर झारखंड में ये इस्टेब्लिश है। ये इंडिया का सबसे बड़ा समझिए स्टील आयरन स्टील इंडस्ट्री है। जमशेदपुर का आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है उसके पास सारे रॉ मटेरियल एक सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट है। वहाँ पे जो आयरन को निकालने के लिए आयरन ओर चाहिए वो भी एक सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वहाँ पे अच्छा खासा आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता है। अगला इंडस्ट्री है हम लोग का कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन क्योंकि नेचुरल एक फाइबर है जिसको प्लांट्स द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। और ये फाइबर है, इसका स्पन इनटू यार्न में कन्वर्ट करके बनाया जाता है, जो कि प्रोड्यूस होता है फैब्रिक दैट आर लाइटर इन वेट एंड सुटेबल फॉर वार्म क्लोथ्स। तो कॉटन हम सबको पता है कि कॉटन जो है वो प्लांट से एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसको प्योर करके फिर अलग अलग फॉर्म के द्वारा इसका थ्रेड बनाया जाता है, उसके बाद ही इससे कपड़े का बुनाई होता है। कॉटन हम लोग की लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉटन ये मेजरली यूज़ होता है वार्म क्लोथ्स बनाने के लिए। अब क्योंकि इंडिया में एक पूरा ऐसा पार्ट है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इसका प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़रूरत है। वर्ल्ड में जो टॉप कंट्रीज हैं जो कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करती हैं वो है चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। और कॉटन का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एक सर्टेन स्टेजेस से होके जाता है। कॉटन बनाने के बहुत से स्टेजेस होते हैं, जैसे कि पहले वॉश किया जाता है, जो भी कॉटन प्लांट से लिया जाएगा उसको पहले अच्छे से धुला जाएगा। फिर उसकी कार्डिंग की जाती है। कार्डिंग कहें तो सारे जो भी फाइबर सब मिला रहता है वो छोटे छोटे पार्ट में रहता है, तो उन सबको मिलाया जाता है, आपस में एक बड़ा बनाया जाता है, तो वो कार्डिंग हो गया। फिर उन सबका स्पिनिंग किया जाता है, उन लोग को आपस में अच्छे से मशीन द्वारा स्ट्रेच कर करके उन सबका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किया जाता है। फिर उन लोग का वीविंग किया जाता है, जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुए हैं उन सबको रोल किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है इकट्ठे। फिर उन लोग को ब्लीच किया जाता है, फिर क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है एक दो बार और अच्छे से पूरा बिना डाई का यूज़ किए, तो वो ब्लीच हो गया। फिर डाइंग फाइनल प्रोसेस है जिसके अंदर कॉटन को कलर किया जाता है, तो फिर कलरफुल क्लोथ्स प्रोड्यूस होते हैं।
अब देख लेते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद, इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है हम लोग का, वो है अहमदाबाद में। तो अकेले अहमदाबाद शहर में, इंडिया में अकेले अहमदाबाद शहर में ही 70 से ज़्यादा कॉटन मिल्स, कॉटन इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हैं, और इसी कारणवश अहमदाबाद को मैनचेस्टर्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इंडिया के अंदर इसको सेंटर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा कॉटन की इंडस्ट्रीज है, तो इसलिए ये सेंटर हो गया कॉटन इंडस्ट्रीज का। और यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ का सॉइल रिच ब्लैक सॉइल है, जो कि कॉटन के लिए, कॉटन को पैदा करने के लिए, कॉटन का पेड़ उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सॉइल होता है। फिर दूसरा, यहाँ का वेदर ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई रहती है, वो भी कॉटन प्लांट के लिए एक अच्छा रोल प्ले करती है। फिर यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत चीप है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे लेबर बहुत चीपली मिल जाते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। यहाँ का लैंड फ्लैट है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट भी करना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें यहाँ का फ्लैट लैंड एक मेजर रोल प्ले करता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले इंडस्ट्रीज की तरफ, जो कि है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसको आईटी इंडस्ट्री भी कहते हैं। जो इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कंप्यूटर पे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा, तो वो हम लोग का आईटी इंडस्ट्री में आता है। इस टाइम इंडिया में ये लीडिंग इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री सारे तरीके के टेक्निकल सपोर्ट्स देता है कस्टमर और बिजनेसेस को। अब आईटी इंडस्ट्री समझे तो आईटी मतलब, आईटी नाम से ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ऐसा इंडस्ट्री जो कि सारे डेटास को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, वो हो जाता है हम लोग का आईटी इंडस्ट्री। और इंडिया में ये इस टाइम सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। बेंगलोर साइड तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज का। अब हर कोई कंप्यूटर, सारे काम कंप्यूटर पे हो रहे हैं, तो इसलिए हर जगह आईटी इंडस्ट्रीज का सेटअप करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल इंडस्ट्री हो गया। यूएसए के अंदर एक ऐसा पूरा वैली है जिसको कहते हैं सेंटा क्लेयर वैली, जिसका निकनेम दिया गया है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जो भी डाटा स्टोर होते हैं चिप्स में, उन सब के अंदर सिलिकॉन एक मेजर पार्ट प्ले करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए इस वैली को ही सिलिकॉन वैली का नाम दे दिया गया है। और ये वर्ल्ड का लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन हब है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा हब है डाटा को स्टोर करने वाला, वो ये सेंटा क्लेयर वैली है यूएसए के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. तो अब बात कर लेते हैं आईटी इंडस्ट्री की, जो कि इंडिया के अंदर बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। इंडिया में जो सबसे बड़ा आईटी इंडस्ट्री है वो है बेंगलोर सिटी के अंदर। ये इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब है। जैसे कि अभी हम लोग देखिए यूएसए के अंदर सेंट क्लेयर वैली है, जो कि वहाँ का आईटी हब है, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। वैसे इंडिया के अंदर जो आईटी हब है वो हम लोग का बेंगलुरु है। और ये देखिए बिल्कुल प्रोटोटाइप ऑफ सिलिकॉन वैली की तरह है इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ का जो यूएसए का सेंट क्लेयर वैली है, जो बहुत ज़्यादा डाटा को हैंडल कर रहा है, बहुत ज़्यादा डाटा होल्ड कर रहा है उस शहर पे, उसी तरह इंडिया के अंदर बेंगलुरु है। हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जो भी आईटी कंपनी रहती हैं वो सब कहाँ पे सिचुएट, वो सब बेंगलुरु के अंदर सिचुएटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाटा को रख दिया गया है, तो जो कंपनियां वहाँ पे हैं उन लोग को वो सब प्रीवियस डाटा का यूसेज चाहिए ही, तो उन लोग बेंगलुरु के वहाँ से, बेंगलुरु से आराम से उस डाटा को कलेक्ट कर सकती हैं। वहाँ पास पड़ता है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत का यूज़ नहीं करना पड़ता। इसलिए इंडिया के अंदर जो बेंगलुरु सिटी है हम लोग का, वो है आईटी इंडस्ट्री, आईटी हब। अब देखते हैं अपने अगले इंडस्ट्री को, जो कि है शुगर इंडस्ट्री। अब जो शुगर है हम लोग का वो ऑब्टेन होता है शुगर केन, शुगर बीट, स्टीव लीव्स, और बहुत तरीके से शुगर हम लोग का ऑब्टेन होता है। सबसे ज़्यादा शुगर हम लोग का ऑब्टेन होता है, वो ऑब्टेन होता है हम लोग का शुगर केन से। और शुगर केन इंडस्ट्री हम लोग का लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। इसके प्रीवियस वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़े थे एग्रो इंडस्ट्रीज या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका रॉ मटेरियल प्लांट द्वारा लिया जाता है। इंडिया के अंदर कॉटन के बाद ये सबसे ज़्यादा लीडिंग इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड में। कॉटन भी हम लोग का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज था, क्योंकि उसका भी जो हम लोग को कॉटन चाहिए वो प्लांट से लिया जा रहा है। सबसे पहला कॉटन है, दूसरा हम लोग का शुगर इंडस्ट्री हो जाएगा। जो शुगर इंडस्ट्री है ये फिर मेडिकल क्वालिटीज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हम लोग की बॉडी में एक शुगर लेवल मेंटेन रहना चाहिए, तो फिर ये मेडिकल क्वालिटीज भी बहुत ज़्यादा कंटेन करता। और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिनके अंदर शुगर हम लोग के बॉडी में चाहिए ही चाहिए, तो फिर इसीलिए ये मेडिकल क्वालिटीज भी बहुत ज़्यादा देती हैं। फिर ये इथेनॉल भी हम लोग को प्रोवाइड करती हैं। ये इथेनॉल क्या करता है, ये एक तरीके से समझिए हम लोग का फ्यूचर रिसोर्स है। तो ये इथेनॉल एक तरीके से हम लोग का पेट्रोल की तरह काम करता है। आगे देखें हम लोग तो 100 टन शुगर केन से हम लोग को 10 से 12 टन शुगर मिलता है। इसका मतलब अगर हम लोग 100 किलो गन्ना ले रहे हैं तो उसमें से हम लोग को सिर्फ 10 किलो चीनी मिलने का चांसेस है।
और इंडिया के अंदर 32 मिलियन मैट्रिक टन शुगर प्रोड्यूस हुआ था 2022 और 2023 ईयर के अंदर। 32 मिलियन मैट्रिक टन शुगर इंडिया प्रोड्यूस किया था, तो सोचिए कितना ज्यादा शुगर केन इंडिया के अंदर उग रहा होगा। तो इसलिए इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट लीडिंग हम लोग का इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं अपने अगले इंडस्ट्री की, जो कि है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो ये हम लोग का वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, क्योंकि शिप बहुत पहले से बन रहा है और बहुत पहले से चल रहा है, इसलिए शिप इंडस्ट्री हम लोग का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। और ये चाइना के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि चाइना के अंदर एक मेजर पार्ट ऑफ इनकम या मेजर रिसोर्स ऑफ इनकम जो है उन लोग का, वो पानी, वो समुद्र पे डिपेंडेंट है। उन लोग फिशिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो उन लोग का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम समुद्र पे ही डिपेंडेंट है। इसलिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता, कोची के पास ही ज्यादा प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यही सब ऐसे साइड वाले एरियाज हैं इंडिया के अंदर जो कि समुद्र से पास पड़ते हैं, तो इसीलिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यहीं पे सबसे ज्यादा बनाया जाता है। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर सबसे जो बड़ा कहिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वो विशाखापट्टनम और मुंबई के पास ही है। विशाखापट्टनम पे ही इंडिया का हब है शिप को लेकर, तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं अपने अगले इंडस्ट्री, जो कि है फिश इंडस्ट्री। पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं लोग फिश को खाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है एज अ पीपल, लोग फिश को हर जगह कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी हो गया फीडिंग के लिए भी, क्योंकि इसको बहुत अर्लियर टाइम से, एंशियंट दिन से ही एज अ फूड ट्रीट किया जाता है। फिर इन इंडिया प्रोवाइडेड लाइवलीहुड ऑलमोस्ट 30 मिलियन पीपल, इंडिया के अंदर ना एटलीस्ट 30 मिलियन पीपल को फिश इंडस्ट्री द्वारा लाइवलीहुड, जीने का सहारा मिल रहा है। तो समझिए फिश इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है कि अकेले बस इंडिया कंट्री के अंदर, एक इंडिया कंट्री के अंदर 30 मिलियन लोगों का ये लाइवलीहुड है, जीने का सहारा है एक इंडस्ट्री। फिर वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया, और ये वर्ल्ड के अंदर टोटल 8% जो फिश है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हम लोग का आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के अंदर समझिए बहुत हाई अमाउंट में फिश को पाला जाता है, फिश पकड़ा जाता है, वहां पे लाइवलीहुड मैक्सिमम फिश के आसपास ही डिपेंडेंट है, इसलिए ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फिश को प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश। इसके बाद फिर आपको मिल जाएगा कोलकाता है, फिर इसके बाद मुंबई साइड है, तो ऐसे फिर बहुत है, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो हम लोग का आंध्र प्रदेश है। अगला हम लोग का इंडस्ट्री है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया मतलब कि कार का इंडस्ट्री, इसको कोई मोबाइल से मत समझ लीजिएगा, ऑटोमोबाइल मतलब होता है कार इंडस्ट्री। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है नाउडेज, क्योंकि आजकल सब जो भी है पैदल तो बहुत कम लोग चल रहे हैं, साइकिल का भी टाइम खत्म ही होते जा रहा, सब कोई अब कार का ही ज्यादा यूज कर रहा है, तो इसलिए ऑटोमोबाइल एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है आज के जमाने के लिए। इंडिया रैंक 4 में है वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मतलब इंडिया रैंक 4th पे स्टैंड करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मामले में। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है, इसका बहुत यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। इंडिया में जो सबसे पहला कार रोड पे चला था वो चला था 1897 में। 1897 में इंडिया के रोड पे सबसे पहली बार कार चली थी। और इन 1942 में कलकत्ता के पास इंडिया का पहला इंपोर्टेड कार बना था जिसका नाम था एम्बेसडर। तो एम्बेसडर वो पहला कार था जो इंडिया में कलकत्ता में बना था, जो कि इंडिया का एक फर्स्ट इंपोर्टेड कार था, मतलब कहते हैं लग्जरी कार वो था ये, जो कि इंडिया में कलकत्ता में 1942 में बना था। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की। इंडस्ट्रीज जो भी, क्योंकि अब इंडस्ट्री हर काम कर रही है तो उनसे फिर कुछ ना कुछ पॉल्यूशन भी होगा। अब शुगर केन प्रोड्यूस करने वाली कंपनी बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन करती है, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन करती है, क्योंकि वो शुगर केन को बर्न करती है शुगर निकालने के लिए, तो उससे पॉल्यूशन होगा। तो पहला तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इसलिए होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उन लोग अपने सारे वेस्ट को रिवर में डंप कर देती हैं और एयर और सॉइल को पॉल्यूट कर देती हैं। कोई भी इंडस्ट्री, अब तो हम लोग देख रहे हैं गंगा, फिर यमुना, ये सब बड़ी बड़ी जो भी नदियां हैं इन लोग को साफ करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स को ला रही है, क्योंकि उस पास की जितने भी आसपास की इंडस्ट्रीज हैं उन लोग क्या करते हैं, अपना जितना भी गंदा वेस्ट है वो सब नदी में ही बहा देंगी, क्योंकि वेस्ट को क्लीन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो उन लोग उस पैसे को सेव करने के लिए क्या करते हैं, जो भी वेस्ट का पानी है वो सब नदी में डाल देंगी। तो शुगर केन को जब जलाया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो उसके अंदर से बहुत सा कचरा निकलता, तो उन लोग क्या करते हैं नदी में ही उस कचरे को डाल देंगे, क्योंकि उसको फिर फिल्टर करके डालने के लिए पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, तो फिर कंपनी प्रॉफिट उतना गेन नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए उन लोग उसको फिल्टर नहीं करती हैं, डायरेक्ट ऐसे पानी में डाल देती हैं, जिसकी वजह से हवा भी पॉल्यूट होता है, सॉइल भी पॉल्यूट होता है और रिवर तो पॉल्यूट हो ही रहा।
फिर ये पॉल्यूशन क्या करता है, इट अफेक्ट्स ऑल लिविंग बीइंग हेल्थी, कि जितने भी लोग हेल्थीली रह रहे हैं इन सबकी लाइफ को ये अफेक्ट करने लगेगा। आप पानी में पड़ रहा है तो वहां से फिश भी अफेक्ट होंगी, उस फिश को कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर रहा फिर वो भी अफेक्ट होगा, पानी में पड़ रहा कोई ह्यूमन बीइंग पानी पिएगा तो वो भी अफेक्ट होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सबको अफेक्ट करती हैं। तीसरा है इट गिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, क्या करता है ये एनवायरनमेंट पे नेगेटिवली अफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट को खराब करता है। अब पानी में पड़ रहा तो वो पानी एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो वहां से हम लोग का वाटर पॉल्यूशन हो गया। अब इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल को बर्न कर रही हैं, तो उससे एयर पॉल्यूशन हो गया। तो बहुत तरीके हैं जिसकी वजह से इन लोग एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, कि हर जगह अब इंडस्ट्रीज खुलते जा रहा है, लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं है कि किस तरीके से हम लोग को इंडस्ट्रीज को रन करना है, एक सिटी में मैक्सिमम कितना इंडस्ट्री होना चाहिए, कोई लोगों के पास प्लान नहीं है, लोग जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज को बस खोल लें। अभी हम लोग पीछे पड़े हैं कि अहमदाबाद के अंदर, सिर्फ अकेले अहमदाबाद शहर के अंदर 70 से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। अब उतने ज़्यादा कॉटन को डाई करा जाएगा, उन सब वो सब पानी, गंदा पानी सब नदी में जाएगा, तो वो सब भी अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास अनप्लान तरीके से जिस सारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ करने लग रही हैं। दूसरा हम लोग का है यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजीज, कि इंडस्ट्रीज पैसा नहीं खर्च कर रही हैं नए नए टेक्नोलॉजीज को खरीदने के लिए, उन लोग अपने उस पुराने टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडस्ट्रीज को चला रही हैं, उस पुराने टेक्नोलॉजी की मदद से ही इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तीसरा हम लोग का यूज ऑफ केमिकल डाइस, कि कॉटन इंडस्ट्री के अंदर केमिकल का डाई यूज किया जाता है, केमिकल डाइस यूज किया जाता है कॉटन को कलर करने के लिए। फिर क्या होता है, वो डाई जो बच जा रहा है वो सब पानी में जा रहा, तो वो वाटर को पोल्यूशन कर रहा। केमिकल डाई बन रहा तो वो सॉइल पे जा रहा है, सॉइल में गिर रहा है, मिट्टी में गिर रहा, तो उसको भी वो खराब कर रहा। फिर इस डाइस का यूज होता है ऑटोमोबाइल्स को कलर करने के लिए, फिर इस डाई का यूज होता है आईटी सेक्टर्स में भी। तो फिर ये डाई अलग अलग तरीके से एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा। तो हम लोग देखें क्या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट को रिवर में डंप कर दे रही हैं, जिसकी वजह से एयर सॉइल सब कुछ पॉल्यूट हो रहा, तो वही हम लोग का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कर रहा। फिर हम लोग देखें कि ये हेल्थी ह्यूमन बींग्स के लाइफ को अफेक्ट कर रहा, ये एनवायरमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा। और ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है अनप्लान इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, कि इंडस्ट्रीज अभी भी ओल्ड टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही हैं, उन लोग केमिकल डाइस का यूज कर रहे हैं कलरिंग के लिए, जिसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है। अब देख लेते हैं रेड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हम लोग कैसे रेड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का ड्राइव लेस वॉक मोर, की अब हम लोग गाड़ी का कम यूज करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे पेट्रोल कम खर्च होगा, पेट्रोल कम खर्च हो रहा तो वो एक नेचुरल रिसोर्स बच रहा, तो उससे सॉइल पॉल्यूशन कम होगा। गाड़ी कम चलाएंगे उससे एयर पॉल्यूशन कम होगा, ज्यादा चलेंगे तो उससे हम लोग का लाइफ भी फिट रहेगा, पॉल्यूटेंट कम अफेक्ट करेंगे हम लोग को। तो पहला ये फैक्टर हो गया, इसकी वजह से हम लोग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। अभी हम लोग शुगर इंडस्ट्रीज में देखे थे कि एक इथेनॉल करके हम लोग का फ्यूल है जो शुगर से हम लोग को मिल रहा, वो फ्यूल यूजफुल होगा कार को चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने में, तो वो फ्यूल का हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लीन एनर्जी फ्यूल है, तो उससे मतलब इतने ज्यादा पॉल्यूशंस नहीं फैलने के चांसेस हैं। तो फिर हम लोग गार्बेज को बर्न करना रोक सकते हैं, क्योंकि गार्बेज बनाने से भी सॉइल बहुत ज्यादा पॉल्यूट होता है। चौथा हम लोग का प्लांट ट्रीज है, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के ज्यादा मात्रा में फिर ऑक्सीजन को बना सकते हैं, क्योंकि पेड़ से ही बस ऑक्सीजन बन सकता, तो जितना ज्यादा पेड़ रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा, एयर प्योर रहेगा, सॉइल पॉल्यूशन कम होगा। यूज लेस एनर्जी, हम लोग एनर्जी का कम यूज करके भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से रोक सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं, उस चक्कर में इंडस्ट्रीज ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए लगाती हैं। तो हम लोग इन 3 Rs की मदद से भी इंडस्ट्री पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, जो कि है रिसाइकल, रीयूज एंड रेड्यूस। कि हम लोग तो जो भी चीज है पहले तो उसको रिसाइकल करना सीखे, जैसे कि प्लास्टिक है उसको बार बार हम लोग रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, तो हम लोग उसको यूज करते रहेंगे। पेपर है उसको रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, तो रिसाइकल करके यूज करेंगे, रीयूज करेंगे। और रेड्यूस, चीजों को लाइफ से रेड्यूस करना बहुत जरूरी है, कि हम लोग का जो भी चीज जरूरत नहीं है तो उन लोग को, उस चीज को हम लोग ना खरीदें, उस चीज को हटा दें, उस चीज को रेड्यूस कर दें। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज कम से कम सामान बनाएंगी, जिससे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत हद में कंट्रोल में रहेगा। तो हम लोग देखें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रेड्यूस कैसे हो सकता है। पहले तो कम गाड़ी चला के, ज्यादा पैदल चल के, दूसरा क्लीन एनर्जी फ्यूल यूज करके इथेनॉल, तीसरा गार्बेज को बर्न ना करके, चौथा था ट्री लगा के, पांचवा एनर्जी का यूज कम करके, और सबसे लास्ट है हम लोग का 3 Rs, रिसाइकल, रीयूज एंड रेड्यूस। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू हैव लर्न समथिंग।
If you really enjoyed this video, just hit the like button and don't forget to share this video with your friends.